गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जिसमें आज टोटल 40 प्रश्न हैं। और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? आज का दूसरा सवाल है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के सलाह से ही विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आज का, निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन है जो संसद के सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वे संसद को संबोधित कर सकते हैं, उनको यह अधिकार प्राप्त है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। तो अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गहरा नीला होता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो गहरे नीले का धर्म चक्र है मौजूद है, वह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। और इसमें टोटल जो है वो 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 हैं। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये है 7वां क्वेश्चन आज का, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, यानी अनुच्छेद 350 ए में। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 351 है उसमें हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर।
तो किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा बी यानी वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और उनका जो कार्यकाल था वो 1969 से 1974 तक था। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ गई थी। चलिए 9th क्वेश्चन आज का। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है वो न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 40। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधानसभा परिषद है, विधान परिषद है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी यानी लोक व्यवस्था। वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। टेलीफोन, डाक तथा रक्षा संघ सूची के अंतर्गत ही आता है, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ और इस परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। किसने कहा था सुपर कैबिनेट? तो कहा था के संथनामन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को। 12 नंबर क्वेश्चन आज का, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 12 आज का, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र तक होता है। इन दोनों में जो भी पहले पूरा हो उसी के तहत वे अवकाश को प्राप्त करते हैं। आज का 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना और इसमें लड़कों की जो विवाह की जो आयु रखी गई वह न्यूनतम रखी गई 18 वर्ष तथा लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। इस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? 14 नंबर क्वेश्चन आज का 14 का, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 2:1। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जो था वो 5:1 से घटकर 2:1 कर दिया गया था। घटाकर 1 कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया था। तो नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? आज का 15 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज का जो सवाल है 15 नंबर वो है, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है?
तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। गर्मपंथी विचार के नेता बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना करने वाली एक संस्था कहा था। ये गर्मपंथी विचार के थे। जबकि लाला लाजपत ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की एक उपज है। और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के लिए, जो सबसे पहला जो इस्तेमाल किया था उन्होंने वर्ड कांग्रेस के लिए, वो कहा था बेगिंग, यानी कि बेगिंग शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस के लिए, वह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और दयानंद सरस्वती को ना मार्टिन लूथर किंग की संज्ञा दी जाती है, यानी कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुलेखन क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, सुलेखन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आज का, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 18 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज 1953 में की गई थी। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों तथा अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। एक तो अग्निकुंड के साक्ष्य हो गए, दूसरा जो है वो अलंकृत किए हुए ईंटें भी प्राप्त कालीबंगा से ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यह जो उपनिषद है वो है सी, यानी कि यजुर्वेद का है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आज का, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना ये है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। वे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महापद्म नंद थे। महापद्म नंद जो का जो समय था, मतलब कार्यकाल था, वो था 344 से 354 ईसा पूर्व। और वे यानी कि महान पद्मनंद नंद वंश के संस्थापक भी हैं। इसने एकराट की उपाधि धारण की तथा कलिंग को मगध में मिलाया। इसने कलिंग से जिन की मूर्ति उठाकर मगध में लाया था। तो आज का 21वां क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? गौतमीपुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नासिक अभिलेख में। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो समय काल है वो है 106 से 130 ईस्वी तक। इन्होंने सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किया। इसने शकों से मालवा तथा कठियावाड़ को छीन लिया। इसने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम भी लगाया था। नासिक अभिलेख से इसके विजय का वर्णन प्राप्त होता है। आज का 22वां क्वेश्चन है हमारा, ज़िले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? ज़िले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बलबन ने धारण किया था। बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व की सुस्पष्ट व्याख्या की थी।
इसने जिले इलाही की धारण, यानी कि जिले इलाही का मतलब ये होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, तो इसने यानी कि बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 22 है आज का, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1579 में की थी। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी। मजहरनामा के द्वारा अकबर ने स्वयं को धर्म के मामले में सर्वोच्च बना लिया और अकबर ने ही 1575 में इबादत खाना का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जर्मनी की सहायता से। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की और जो अंतरिम सरकार की स्थापना में सहयोग किया वह देश था जर्मनी। नेक्स्ट है, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 25 में क्वेश्चन है, प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 25 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन यानी कि 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था और मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था, 23 मार्च 1943 को। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि CISF का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1969 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में की गई थी और इस सुरक्षा बल का कार्य जो होता है वह औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों तथा वहाँ की संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो आज का 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? यानी बीच में जो उसका स्थान है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो या जनसंख्या की दृष्टि से हो, दोनों का जो उसका स्थान है वो सेम है, बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से 5वां स्थान रखता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप 5 कौन कौन से देश हैं, तो पहला पर आता है रूस, दूसरा पर है कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका और 5वां ब्राज़ील है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहले स्थान पर आ जाता है चीन, दूसरे पर आता है भारत, तीसरा पर अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और 5वां ब्राज़ील आता है। आज का 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 28 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट आदि जो हैं वह बृहद हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आते हैं। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर है, 8,586 मीटर है। आज का 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा 8 डिग्री। वहीं अगर देखें तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य जो है वो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। छोटा अंडमान तथा कार निकोबार, छोटा अंडमान तथा जो कार निकोबार है
उसके जो मध्य जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? 30 नंबर क्वेश्चन आज का। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है और टोंस नदी यमुना की एक सहायक नदी है। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि लाल मिट्टी में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से उसका जो कलर यानी कि जो रंग होता है वह लाल हो जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है तथा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन आज का। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह तालाब है। तालाब द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वह तमिलनाडु राज्य में की जाती है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 33 है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत की मानसरोवर झील से होता है। यह नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ और हैं, जैसे कि कुल्सी, धनसिरी, ये दो हो गए, फिर है मानस, तीस्ता इत्यादि और भी नदियाँ हैं इनके अलावे। 34 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक ही देश में है? निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक ही देश में है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मिशिगन झील। मिशिगन झील का विस्तार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, जबकि सुपीरियर झील का विस्तार अमेरिका तथा कनाडा देश तक है। मिशिगन झील का क्षेत्रफल जो है वह 57,800 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो मिशिगन झील का जो क्षेत्रफल है वो 57,800 वर्ग किलोमीटर है। तो आज का 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? 35 नंबर क्वेश्चन आज का, फॉकलैंड जलधारा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अटलांटिक महासागर से। फॉकलैंड जलधारा एक ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर में कई और जलधाराएं हैं, गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधारा है। तो पहले हम लोग गर्म जलधारा को देखते हैं। तो पहला है फ्लोरिडा जलधारा, दूसरा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, तीसरा है एरमिंजर जलधारा। वहीं अगर ठंडी जलधाराओं को देखें तो पहला है लैब्राडोर जलधारा, दूसरा है कनारी जलधारा, तीसरा है बेंगुएला जलधारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 है आज का, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह जो है कस्तूरी हिरण, भूरा भालू तथा पहाड़ी तेंदुआ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 37 नंबर क्वेश्चन आज का,
भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1983 से 84 के समय हुआ था। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, वो 1983 से 1984 के दौरान हुई थी। इस क्रांति में अनाज उत्पादन, निवेश तथा कृषकों की दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया था। वहीं अगर हम लोग देखें तो भारत में प्रथम बार जो हुआ था हरित क्रांति, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967 से 68 के दौरान हुई थी। तो आज का 38 नंबर क्वेश्चन है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4। वे कौन कौन हैं? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मणिपुर। तो आज का 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? 4 दर्रों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना ये है कि इनमें से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाथुला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा एवं नीति दर्रा जो है वह उत्तराखंड में है। वहीं अगर नाथुला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक और दर्रा स्थापित है, मतलब स्थित है, वह है जयलेपला दर्रा। तो आज का 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? आज का ये आखिरी सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। और आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1935 में, और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। तो इसी के साथ आज का बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।